चलिए तो म्यूटेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। समझिए म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन है जेनेटिक मटेरियल डीएनए में किसी भी प्रकार से चेंज होना, है ना। तो ये क्या है, म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ डीएनए। वो अचानक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चेंज इन डीएनए, डीएनए में चेंज होना या जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल में चेंज ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो लिखिए इसको, चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। डीएनए में होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन है। ठीक है, अब सुनिए, म्यूटेशन से कैंसर होते हैं। क्या कहा, म्यूटेशन से कैंसर होता है, लेकिन सारे म्यूटेशन कैंसर उत्पन्न नहीं करते हैं। कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, लेकिन म्यूटेशन हुआ तो ये कंफर्म नहीं है कि वो कैंसर ही है, ठीक है ना। तो इसमें लिखना है अगला, लिखेंगे म्यूटेशन के कारण कैंसर होता है। म्यूटेशन कॉज कैंसर, म्यूटेशन के कारण कैंसर होता है। म्यूटेशन कॉज कैंसर, म्यूटेशन के कारण कैंसर होता है, बट किंतु सभी म्यूटेशन कैंसर उत्पन्न नहीं करते। बट ऑल म्यूटेशन नॉट कॉज द कैंसर, किंतु सभी म्यूटेशन कैंसर उत्पन्न नहीं करते, है ना। ये बात अलग है कि म्यूटेशन से कैंसर होता है, पर वो म्यूटेशन हो और कैंसर ही हो ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। तो डीएनए में चेंज होने के कारण ही कैंसर बनता है। आपको याद है जैसे कैंसर में एक जीन काम करती थी, प्रोटो ऑन्कोजीन, फिर उसमें म्यूटेशन होके वो ऑन्कोजीन बन जाती है, और जब वो ऑन्कोजीन हो जाती है तो फिर कैंसर उत्पन्न करने लगती है। प्रोटो ऑन्कोजीन कैंसर को रोकती है, तो उसमें म्यूटेशन होना, तो म्यूटेशन हुआ ना तो कैंसर हुआ। लेकिन अगर कहीं पर भी ऐसा है, ऐसा संभव नहीं है कि हर बार म्यूटेशन हो और कैंसर बने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जो म्यूटेशन, आगे लिखेंगे, जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल में होते हैं, द म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल में होते हैं, द म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल में होते हैं, वह सेल से सेल ट्रांसफर होते हैं। दीज आर ट्रांसफर सेल टू सेल। तो अगर वो सेल म्यूटेशन किन सेलों में हो रहा है, तो वो हमेशा सेल टू सेल ट्रांसफर होते हैं। एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी से तीसरी सेल में ट्रांसफर होते हैं। अगर ये उसी की सेलों में ट्रांसफर हो रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन पे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसी के आगे, तो सेल टू सेल ट्रांसफर होते हैं, और यह नेक्स्ट जनरेशन पर नहीं जाते हैं, एंड नॉट ट्रांसफर इन नेक्स्ट जनरेशन, नॉट ट्रांसफर और यह अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो म्यूटेशन जर्मिनल सेल में होते हैं, बोले तो स्पर्म वगैरह में हो जाएं, ऐसे म्यूटेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो लिखेंगे द म्यूटेशन germ cell, then it move one generation to
नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। कब जाते हैं? जब म्यूटेशन जर्म सेल में हो। अगर वो सोमैटिक सेल में है तो वहीं एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर वो जर्मिनल सेल में है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाएंगे। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? ओके। अब ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण म्यूटेशन हो जाता है? बोले तो डीएनए में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन के कारण, रीजन ऑफ म्यूटेशन। हो गया? चलो, चलो देखो, पहला कारण है म्यूटेशन का। पहला कारण यह है कि क्रोमोसोमों की संख्या में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए? क्रोमोसोम कौन से बैच में है? उस वाले में। बोलिए। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो गया तो वह म्यूटेशन उत्पन्न कर देता है। ठीक है, जैसे देखो, ये है मान लो वाई 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 वाई। अगर क्रोमोसोम 6 पेयर 3, वैसे हो जाए वाई 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 वाई। कितने हो गए? तो ये क्या है? म्यूटेशन। क्योंकि आप देख रहे हैं नंबर चेंज हो गया है, तो ये म्यूटेशन है। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाता है? बोलो, परिवर्तन होता है। हाँ, चेंज होने का मतलब चाहे बढ़े चाहे घटे। ठीक है, अगला है दूसरा, क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट करके अलग हो जाए, है ना? तो एनी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक एंड सेपरेट, और इसके टूटने को एब्रेशन भी कहा जाता है। तो एब्रेशन हो जाए, टूट गया क्रोमोसोम का पार्ट, अलग हो गया, गिर गया, तो वो स्ट्रक्चर तो चेंज ही करेगा। तो क्या है वो? म्यूटेशन है। या उसका कोई केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, चेंज इन स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए। जैसे ये था, आपको याद है, ये ATGC ऐसे रहता है, तो इसका कोई क्रम चेंज हो जाए, है ना? चेंज इन ऑर्डर। अगर इस तरह से भी होता है तो ये भी म्यूटेशन है। ATGC चेंज हो जाए, समझ रहे हो? तो ये भी क्या है बताओ? म्यूटेशन है। कोई दिक्कत? तो ये म्यूटेशन बना ली। तो म्यूटेशन के कितने कारण? बोलो। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दूसरा एब्रेशन, तीसरा चेंज इन स्ट्रक्चर, या इनके ये जो स्ट्रक्चर हैं इनके केमिकल इधर उधर चले जाएं। ठीक है, चलो।
ठीक, चले जाएंगे। हो गया, चलिए एक स्पेशल नोट लगाओ। हो गया था ना। देखो, जैसे कोई क्रोमोसोम का पेयर है, जैसे आपके पास ये एक पेयर है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें होना है, हम मान लो करवाते हैं एब्रेशन, तो एब्रेशन में टूट करके गिरना होता है, तो ये ऐसे, और ये इसका पार्ट टूट करके क्या हो गया, तो यही एब्रेशन है। तो एब्रेशन हुआ तो क्या ये म्यूटेशन है? बोलो, म्यूटेशन तो है सर। ये क्या नहीं है म्यूटेशन? ये म्यूटेशन ही कैंसर है, ठीक है ना। तो सारे म्यूटेशन कैंसर नहीं है, लेकिन एब्रेशन कैंसर उत्पन्न करता है, तो लिखेंगे इट कॉज कैंसर। यह कैंसर उत्पन्न करता है। इसमें होता क्या है, यह न्यूक्लियस को प्रभावित करता है और न्यूक्लियस सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। पता है ना, सेल कोशिका विभाजन का कंट्रोलर कौन है? केंद्रक है। तो वो जब खुद ही प्रभावित हो जाता है तो कोशिका विभाजन कैसे हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है। तो लिखेंगे इट इफेक्ट न्यूक्लियस, हेंस सेल डिवीजन अनकंट्रोल। सेल डिवीजन क्या हो जाता है? अनकंट्रोल, अनियंत्रित। और अनियंत्रित कोशिका विभाजन ही क्या है? कैंसर है ना। तो ये कैंसर उत्पन्न कर देता है। मिटा जाए ये इधर वाला, इसको भी ना लिखने ना, फिर ये लोगों को कोई भरोसा नहीं है। यह है केंद्रक को प्रभावित करता है। केंद्रक को प्रभावित करता है और इससे कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे चेंज होते हैं? ठीक है, लिखिएगा चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एब्रेशन तो आ गया समझ में। चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या में चेंज।
यह भी दो तरह से होता है, दो फेज में होता है। तो दो तरह से इसका भी करके देखते हैं। ठीक है, देखो, एक होता है मेटाफेज में, किसमें होता है, और एक होता है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, तो एक होता है मेटाफेज में और दूसरा होता है, तो सबसे पहले जो मेटाफेज में होता है इसे कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं? जो एनाफेज में होगा उसे कहते हैं एनियोप्लॉइडी। तो ये क्या है बताओ? और ये है एनियोप्लॉइडी। सुना है नाम? तो ये है एनियोप्लॉइडी और वो है पॉलीप्लॉइडी। क्या है दोनों? एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी नाम सुने हो? कितने लोग सुने हैं? कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं आज? तो हाथ भी नहीं उठा। अभी वही बात है, कितने लोग नहीं सुने हैं? तो दो चार लोग। कितने लोग सुने हैं? तो दो चार लोग। बाकी न्यूट्रल। अब बताओ कितने लोग नहीं सुने हैं, कितने लोग सुने हैं? बाकी वही, क्या कहें कौन है। अब चलिए लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यदि मेटाफेज के दौरान, इफ ड्यूरिंग द मेटाफेज, इफ ड्यूरिंग द मेटाफेज, यदि मेटाफेज के दौरान, इफ ड्यूरिंग द मेटाफेज, यदि मेटाफेज के दौरान कॉल्चिसिन गिवन टू द सेल, यदि मेटाफेज के दौरान सेल को कॉल्चिसिन दे दिया जाए, इफ ड्यूरिंग द मेटाफेज कॉल्चिसिन गिवन टू द सेल, कॉल्चिसिन दे दिया जाए। क्या दे दिया गया है? कॉल्चिसिन केमिकल है ना? तो यदि मेटाफेज के दौरान सेल को कॉल्चिसिन दे दिया जाए तो देन तो स्पिंडल ऑफ क्रोमोसोम नॉट मूव वन सेल टू अदर। तो क्रोमोसोम के स्पिंडल एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाते, एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाते। देन बोलो, स्पिंडल ऑफ क्रोमोसोम नॉट मूव वन सेल टू अदर। तो एक सेल से दूसरे में नहीं जाते, तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। वही हम देख रहे थे कैसे बढ़ेंगे, चेंज कैसे होगा। ठीक है ना? तो नॉट मूव टू अदर एंड इट इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इससे क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। कॉल्चिसिन देने से क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है ना? इट बिकम डबल ऑफ इनिशियल। जितना शुरू में रहती है उसका दुगना हो जाती है। ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना? कि कॉल्चिसिन डालने, एक सेल में क्रोमोसोम की संख्या इतनी है, कॉल्चिसिन देने पर अब कितने दिखेंगे? तो कितना हो जाएंगे? वो जितना भी संख्या देता है उसका दुगना हो जाएंगे। तो कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो स्पिंडल फाइबर के ट्रांसफर को रोक देता है और वो एक सेल से दूसरे सेल पे नहीं जा पाते हैं। इससे क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? दुगना हो जाते हैं। ठीक है?
तो ये भी क्वेश्चन है कि पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाती है। लिख लेना, इन पॉलीप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल, है ना। इन पॉलीप्लॉइडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल। पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। है ना। तो अगर हम कोशिका को कॉल्चिसिन दे देते हैं, कॉल्चिसिन एक प्रकार का केमिकल है, मेटाफेज अवस्था में देना है, तो कोशिका के विभाजन को प्रभावित करता है। कैसे विभाजित करता है? जो क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, उनके ट्रांसफर को रोक देता है, तो वहीं पर क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। एनाफेज क्या है? एनाफेज जो होता है वो नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। जहां पर जुड़ते हैं वहां पर कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लिखेंगे उधर, इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। तो एनियोप्लाइडी का कारण है नॉन डिसजंक्शन। इधर वाला हो गया क्या? इधर वाला मिटा दूं स्वाति? ठीक है, तो ये क्या है? नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। और कुछ एग्जाम्पल इसके लिखने हैं, उसी में लिखिएगा, नॉन डिसजंक्शन वाले में। ठीक है ना। जैसे नंबर फर्स्ट, बताया ना, जहां पर जुड़ता है वहां से अलग होना, ना, जहां पर जुड़े हैं वहीं पर प्रॉब्लम होना। ज्वाइंट, जंक्शन माने क्या होता है? ज्वाइंट, वहां पर प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखेंगे, जैसे यहां देखिए ये सारे 2n हैं। ठीक है ना। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो जाए, जहां पर ये जुड़े हुए हैं उसमें दिक्कत हो जाए। कैसे दिक्कत हो जाए? नॉन डिसजंक्शन हो जाए। जैसे ये है ये है ये है ये, और एक तो हो गया गायब, हो गया गायब। तो अब इसमें से ये सब 2n थे, एक कम हो गया, इसे लिखा जाता है 2n-1। और इस प्रकार की एनियोप्लॉइडी को कहते हैं मोनोसोमिक। बताओ, इस वाली एनियोप्लॉइडी का नाम मोनोसोमिक। एनसीईआरटी निकालिए, है लेकिन घर में है, रद्दी पुराना कॉपी किताब पेपर वाला ले गया है, सब दिया है। तो ये हो गया 2n-1, इसका फार्मूला है, और इसे कहा जाता है मोनोसोमिक। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा देखो, x x x x x, ये भी x, सब 2n है। अब इसमें होती है एनियोप्लॉइडी। देखो इधर, ये गायब, x x x x, और इसका भी एक गायब। बोलो क्या है ये है डबल मोनोसोमिक। और फार्मूला कैसे लिखेंगे? 2n-1-1। डायरेक्ट -2 नहीं लिखना है, नहीं तो डबल मोनोसोमिक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डबल मोनोसोमिक। क्योंकि अलग अलग से निकले हैं ना, इसलिए अलग अलग लिखना है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया डबल मोनोसोमिक। डबल मोनोसोमिक। ठीक, अब देखो नेक्स्ट, तीसरा, ये देखो 2n, इसमें एनियोप्लॉइडी हुई,
ये दोनों गायब। अब बोलो क्या होगा, 2n -2। देखो दोनों में अंतर है, गायब तो दोनों, 2 क्रोमोसोम है वहां पर भी, यहां पर भी 2 क्रोमोसोम गायब है, लेकिन उसके अलग अलग के थे इसलिए अलग अलग लिखे थे, इसके एक की है तो एक साथ लिख दिए हैं, और इसे कहा जाता है नलिसोमिक। ठीक है, एक देखो और, टू एन है और ये हो गया, एक बढ़ गया, क्या लिखेंगे, 2n प्लस, और इसे कहते हैं ट्राइसोमिक। अभी बीमारियां पढ़ाता हूं, इसके बाद पेडिग्री एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर देख लेते हैं, आनुवांशिक बीमारियां। चलिए, सारी बीमारियों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, सिंड्रोम वगैरह सब देखेंगे, है ना, कि कौन सा सिंड्रोम कैसा है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, पटाउ सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, है ना। चलिए लिखते हैं डिसऑर्डर। सबसे पहले अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो इनकी बीमारियों को 2 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंस होती हैं, है ना। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंस। लिखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंस और ऑटोसोमल रिसेसिव। ऐसे ही पूछे जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो याद रखिएगा सबसे पहली है SCA, नाम आपको पता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दूसरी है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया भी बताऊंगा कि कौन सी बीमारी है आगे, इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैलेसीमिया किससे संबंधित होती है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर से संबंधित होती है ना, अल्फा और बीटा चैन में प्रॉब्लम हो जाती है ना, याद है अल्फा बीटा चैन, तो वही हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चैन में दिक्कत होती है ना। अगला है PKU, पढ़ा चुका हूं, फिनाइल कीटोयूरिया, PKU, फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोयूरिया। अगला है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस।
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंस लिखेंगे उधर वाली। नंबर पहला मैं आपको दो बीमारियां ऐसी बता रहा हूं जो कि एक्स क्रोमोसोम पर लिंक हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे लिंकेज ऑन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पर कौन सी बीमारियां हैं? पहला लिखेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया, है ना। इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है और हीमोफीलिया क्या है ना। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाना, और ऐसे व्यक्ति को हम लोग ट्रैफिक में या रेलवे पुलिस में नौकरी नहीं दे सकते हैं। पता चला ट्रेन चला रहा है, लाल जल रहा है, उसको पीला दिखाई दे रहा है, वो हरा दिखाई दे रहा है, बोले हाँ बस सिग्नल खुला है। ठीक है ना। और हीमोफीलिया, बोलो हीमोफीलिया क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है ना। ब्लड क्लॉटिंग का 8वां फैक्टर अनुपस्थित हो जाता है, हीमोफिलिस, है ना। तो ये इसके कारण होती है। इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे लिखेंगे लिंकेज एंड वाई क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर लिंक्ड है जो, वाई क्रोमोसोम पर हाइपर ट्राइकोसिस, हाइपर ट्राइकोसिस ये कहां पर है बताओ? वाई पर है। दूसरा लिखेंगे TDF, दूसरा बोलो क्या है? TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये है, इनके बारे में भी आप जानते हैं, और ये वाई क्रोमोसोम पर हैं, ठीक है। वाई पर कौन कौन सी है? हाइपरट्राइकोसिस और TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और हाइपरट्राइकोसिस क्या होती है? हाइपरट्राइकोसिस में पूरी बॉडी पर बाल आ जाते हैं। यहाँ फेस वॉश में तमाम बाल आ जाएंगे, यहाँ भी बाल आ जाएंगे, यहाँ जहाँ नहीं आते, दाढ़ी मूछ तो आई है, यहाँ आ जाएंगे पूरे। एक लड़का वायरल भी है, देखे होगे तुम लोग, देखे हो, उसके यहाँ तमाम बाल हैं, उसको वो हाइपरट्राइकोसिस है। गूगल में देखना हाइपरट्राइकोसिस इमेज, तो दिख जाएगी तुमको, ठीक है, कि किस तरह से उसमें पूरी बॉडी में बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बीमारियां थी, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो वो डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से प्रोजनी में जाते हैं वही जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं, ठीक है। चलो
इसमें भी क्या है, क्या दांत निकल रहे हैं? तो काहे बायोलॉजी लिए हो कि ट्राइकोसिस को देख के हंसी आ रही है? चलिए आगे लिखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर में इनको भी दो भागों में बांटा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक हो गए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंस। अब मेंडल के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं वो बीमारियां, उसके आधार पर मेंडेलियन डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर रहेंगे जो मेंडल के नियम का पालन करेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे अदर डिसऑर्डर, अन्य बीमारियां। चलिए पहला लिखना मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल की बीमारियां। मेंडल की बीमारियों का मतलब ये नहीं है कि मेंडल को थी, मेंडल के नियम का पालन करती हैं ये। ठीक है ना, तो पहला लिखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, लिख लेना इसमें दीज आर फॉलो मेंडल्स लॉ, ये मेंडल के नियम का पालन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर, और वो मेंडल के नियम का पालन करता है, जो अभी लिखवाया हूं एक साइड पर। अगला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम के डिसऑर्डर। पहले लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोम की संख्याओं में परिवर्तन या क्रोमोसोम में कुछ भी चेंज आएगा, और क्या चेंज आता है, कौन सा क्रोमोसोम की कॉपी बन जाती है या कौन सा क्रोमोसोम गायब हो जाता है ना। 46 है, उसमें कितने नंबर का गायब हुआ या कितने नंबर पर उसकी कॉपी बन गई और एक्स्ट्रा हो गया, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम हो गया। दूसरा नंबर लिखेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम प्रेगनेंसी के दौरान यही सब कुछ जांच करवानी पड़ती है, बताया हूं आपको उस वाले में, है ना, कौन से चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में, है ना। चलिए तीसरा लिखेंगे, तीसरा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम। ये डाउन कौन है, हाँ साइंटिस्ट है, इन्होंने खोजा था, है ना, इसलिए नाम पे रख दिया गया डाउन सिंड्रोम। अगला लिखेंगे पटाऊ सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल।
सुपर मेल एंड सुपर फीमेल। चलिए सबसे पहले लिखते हैं टर्नर सिंड्रोम। उनको भी पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि वो जो बीमारियां गई वो गई, अभी ये आया है इसको खत्म कर देते हैं। पहले लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम। ये पहला नंबर। यह सिंड्रोम फीमेल के प्रभावित करता है, लिखेंगे यह फीमेल को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट द फीमेल, यह फीमेल को प्रभावित करता है। फीमेल बिकम स्टेराइल, फीमेल स्टेराइल हो जाती है। फीमेल बिकम स्टेराइल, फीमेल क्या हो जाती है? स्टेराइल हो जाती है ना, बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है। ठीक है, इसका कारण तो पक्का क्रोमोसोम ही होगा, है ना। क्या होगा कारण? क्रोमोसोम होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 46 थे वो कम हो जाते हैं, एक कम हो जाता है, 45 हो जाते हैं। ठीक है ना, तो लिख देना नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 45। होते कितने हैं? 46, है ना। तो देखो 46 में से क्या कैसे होता है, देखो जैसे 45 ऐसे। लास्ट वाला क्रोमोसोम कैसा है? पेयर में है, ठीक है ना। जैसे फीमेल है तो XX, ठीक है ना। तो ये हो गया 46, ये वाला 45, फिर बाकी कैसे रहेंगे? और भी रहेंगे 44, ऐसे इधर है ना। इसमें क्या होता है, ये जो लास्ट वाला 46 है ये गायब हो गया, और कैसे हो गया? X, और ये हो गया। इसका नाम है क्या बताओ? टर्नर सिंड्रोम है ये। ठीक है, तो ये है टर्नर सिंड्रोम। ठीक, आगे लिखेंगे कैरेक्टर या लक्षण। पहला लिखेंगे शॉर्ट स्टेचर, छोटी हाइट। हाइट क्या हो जाती है फीमेल की? छोटी हो जाती है, शॉर्ट स्टेचर। ठीक है ना। रेडिमेंटरी ओवरी, रेडिमेंटरी ओवरी मतलब ओवरी जो रहती हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, है ना। ये डेवलप ही नहीं हो पाती हैं, तो लिख देना नॉन फंक्शनल ओवरी, उन्हें कहते हैं रेडिमेंटरी ओवरी, ह्रासित हैं। रेडिमेंटरी ओवरी। और फीमेल स्टेराइल, और फीमेल हो जाएगी स्टेराइल। ठीक, अगला लिखेंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, दूसरा। पॉइंट लिखेंगे जैसे ये था वैसे ही है। मेल इफेक्टेड, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में कौन प्रभावित होता है? मेल, तो लिखेंगे मेल प्रभावित होता है। मेल स्टेराइल,
मेल कैसा हो जाता है? स्टेराइल, बच्चे उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है, मेल स्टेराइल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, एक और एक्स्ट्रा बन गया है ना, तो लिख लेना नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 डेवलप, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाती हैं, ब्रेस्ट बन जाते हैं, चेस्ट से क्या बन जाता है? ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जिसमें मेल में मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाए, और इसे कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। क्या कहते हैं? गायनेकोमैस्टिया। उसमें मेल में फीमेल के जैसे कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं, गायनेकोमैस्टिया। और जो टेस्टिस है वो डेवलप नहीं होता है, टेस्टिस नॉट डेवलप, टेस्टिस नॉट डेवलप। ठीक है, बाकी कल।